चलिए पहुंचिए सभी लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पेन कॉपी साथ होनी चाहिए प्रत्येक दिनों की भांति। ओके, तो सर्वप्रथम 2 मिनट के लिए आपके कमेंट्स पर मैं बात कर लेता हूं। कल जो आपके कमेंट्स थे उसमें से मैक्सिमम तो ठीक है, मैक्सिमम बहुत ही सकारात्मक है आपके लिए। 2 कमेंट्स थे जिन पर मुझे जरूर बोलना चाहिए कुछ। एक कमेंट्स था कि सर टॉपिक को करंट्स के साथ रिलेट करके पढ़ाएं। इस बारे में तो मैंने बात पहले से भी आपसे बता दी है कि प्रत्येक टॉपिक जिसका संबंध करंट से हो सकता है, करंट से रिलेट करके ही पढ़ाया जा सकेगा और पढ़ाया जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है पारिस्थितिकी का, तो पारिस्थितिकी की संकल्पना समझाने में करंट्स क्या हो सकता है, पारिस्थितिकी के बारे में आगे बात करते हुए प्रत्येक स्थान पर मैं करंट से रिलेट करूंगा मित्रों चीजें। तो इस तरह की रबिश जिसके बारे में जाना ना गया हो, कमेंट्स का कोई मतलब नहीं निकलता। दूसरा एक कमेंट था कि सर चीजों को फास्ट कर दें। क्लास की शुरुआत हुई है, कल क्लास पहली थी, पहली ही क्लास बहुत फास्ट हो जाएगी, तो वह बच्चे जिनका बेस अभी बहुत अच्छा इस विषय को लेकर नहीं है, विज्ञान के विषयों को लेकर भी अच्छा बेस नहीं है, तो मित्रों उनके लिए क्लास फास्ट कर देना निश्चित रूप से अहितकर होगा। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए क्लास बहुत अधिक फास्ट नहीं की जा सकती। नियत समय पर आपके प्रत्येक टॉपिक पूर्णता के साथ ईच एंड एवरी डायमेंशन से कंप्लीट होंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। बस आपको क्लास के साथ साथ अटेंटिव रहना है। ओके मित्रों, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपके हर कमेंट्स हम देखते जा रहे हैं। एक और कमेंट्स था, 3 कमेंट्स थे जो कि जहां पर मुझे बोलना पड़ रहा है। एक और कमेंट्स था, जैसे मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी पर बात की, तो 6 लेवल मैंने लिखा है। कुछ विद्यार्थियों का बायोटेक या बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा होगा, तो उन्होंने जो लेवल की स्टार्ट की, तो लेवल का स्टार्ट उन्होंने सेल, उससे भी पहले से टिश्यूज, ऑर्गन्स, यहां से स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट इंडिविजुअल के बारे में बात की। ठीक है, बहुत अच्छा है, ज्ञान के स्तर पर ये चीजें बहुत अच्छी हैं। पर जहां पारिस्थितिकी में अध्ययन का विषय होता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जेनेटिक्स नहीं पढ़ा जाता, जीन टेक्नोलॉजी का अध्ययन नहीं किया जाता, साइटोलॉजी का अध्ययन अर्थात कोशिका विज्ञान या ऊतक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत मित्रों जीवों का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन, पारितंत्र का अध्ययन, बायोम्स का अध्ययन, जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए उन बिंदुओं के बारे में चर्चा मैंने नहीं की। किसी बात के विषय में चर्चा नहीं की गई है, इसका मतलब है कि उसकी आवश्यकता यहां पर नहीं थी, अदरवाइज मैं निश्चित रूप से उसकी भी चर्चा किया होता। मैंने देखा भी है, कुछ टीचर हैं जो शुरुआत करते हैं यहां से कि किस तरह से, और तो शुरू किया जाए तो उससे भी पहले बात की जा सकती है ना। शुरुआत की जाए तो शुरुआत तो हम कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के उद्भव से, आर्की बैक्टीरिया के उद्भव एवं विकास से बात कर सकते हैं, कैसे कैसे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और कैसे कैसे जीवों का डेवलपमेंट हुआ। बट जहां जिस तरह की विषय की मांग होती है उसके हिसाब से शिक्षक को विस्तार देना होता है। यहां केवल ज्ञान बघारने के लिए हम खड़े नहीं होते हैं। ओके मित्रों, तो आप लोगों के सुझाव, सारी चीजें मुझे समझ में आए, और फिर से मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से कमेंट्स जो भी हों आप करते चलें। कमेंट्स मैंने ये भी कहा है कि मैं यहां पर सामने स्क्रीन से कमेंट्स हटवा दिया हूं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स कम करते हैं, आपस में चैट अधिक करते हैं। सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी, हालांकि मैं सच बता दूं तो फर्स्ट टाइम मेरी ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी तक तो केवल मैंने ऑफलाइन 2011, आपको पता होगा, आलोक रंजन सर के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाना शुरू किया, निरंतर ऑप्शनल पढ़ाता रहा मित्रों। जीएस वर्ल्ड से ही जीएस एंड जीएस एकेडमी से जीएस पढ़ाना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट अब जीएस में भी टॉपिक्स आपके साथ, कुछ निश्चित टॉपिक, जिसमें से आपका एक ये टॉपिक हो गया पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो दूसरा आपका हो गया
डिजास्टर मैनेजमेंट, तो तीसरा टॉपिक हो गया ज्योग्राफी। इन टॉपिक्स को पढ़ाता रहा हूं, लेकिन संस्थान में विभिन्न शिक्षक जुड़े हुए हैं जो कि अपनी अपनी भागीदारी अलग अलग टॉपिक को लेकर निभाते रहते हैं। उसी में से मेरी भी अपनी भागीदारी रहती है। पर ध्यान रखें मित्रों, यहां जो मुझे कहना था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा तो मुझे तो ऐसा लगता था कि आप सब बड़े सिंसियर होते होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, लेकिन मित्रों इसमें जो चैट आपके देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर एकेडमिक चैट ना होकर पर्सनल चैट अधिक होते हैं। कोई एक गर्ल्स का चैट आया, उसमें 3 बॉयज का चैट आया, फिर उसके रिस्पॉन्स में गर्ल्स का चैट आया। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड मित्रों। इसीलिए मैंने इससे हटवा दिया कि भाई आप लोग अगर पढ़ाई को लेकर इतना ही संजीदगी दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये चैट संस्थान में हमारे सहयोगी गण पढ़ते हैं और उन चैट का कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए वो हटाते जाते हैं। पर आवश्यकता अनुरूप मेरे पास प्रत्येक चैट का जवाब आ जाता है कि सर ये चैट था, ये काम की चीजें बच्चों ने आपके लिए भेजी हुई है। फिर से कहूंगा मित्रों, बातें खत्म करता हूं यहीं से। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा उसे हमने रिवाइज करवाया, फिर से शुरुआत वहीं से करेंगे और टॉपिक की शुरुआत करते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पारिस्थितिकी की संकल्पना को समझा। पारिस्थितिकी की संकल्पना को समझने के बाद हमने उसके विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया, संगठन के स्तरों का अध्ययन किया। आफ्टर दैट मैंने पारिस्थितिकी को कई सब ब्रांचेज में या टाइप्स में डिवाइड किया, सब डिविजन्स उसके किए और सब डिविजन्स के 3 आधार देखे थे। आफ्टर दैट मित्रों, जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात हमने की थी उसमें से कल हमने जीव के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बारे में समझते हुए हमने कल इकोलॉजिकल पॉपुलेशन की भी बात की थी कि पारिस्थितिकीय जनसंख्या या समष्टि क्या होती है, इसके बारे में चर्चा की थी हमने। इसी चर्चा के क्रम में आगे बात हो रही थी कि जनसंख्या पढ़ने के क्रम में हम 3 बातों का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं: जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का वितरण। घनत्व के साथ साथ वितरण भी अपने आप में पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ जनसंख्या का मतलब केवल मानव जनसंख्या से नहीं था, बल्कि जैविक जनसंख्या से था, जो कि किसी स्थान विशेष में तथा निश्चित काल बिंदु पर प्राप्त होते हैं, उस जनसंख्या से मतलब था मित्रों। जनसंख्या क्या होती है इसके बारे में भी हमने परिभाषित कर दिया था। अब आगे देखेंगे। 3 बातें मित्रों आज की क्लास में आपको समझना है और उसी को समझाते हुए मैं आगे आपको 2 ग्राफ्स के बारे में आज बताऊंगा। एक तो लॉजिस्टिक कर्व कैसे बनता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे होती है, तो दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है। तो इस संदर्भ में एस कर्व एंड जे कर्व, 2 प्रकार के कर्व की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। तो चलिए, बात समझने की क्या है उसे हम यहाँ बिंदुवार देते हैं। सभी लोग टॉपिक को लिखते चलेंगे, है ना, अपने अनुरूप जितनी आवश्यकता हो। पहला आज शब्द हम लोग पढ़ेंगे जनन विभव। जनन विभव, इसी को जैविक विभव भी कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के संदर्भ में ही इस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है। ओके, जैविक विभव, ठीक है ना मित्रों। इसे अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो ये कहलाएगा बायोटिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा मित्रों? बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। एस की जगह आप टी भी लिख सकते हैं, POTENTIAL भी लिख सकते हैं। ओके, TIAL, दोनों बातें लिख सकते हैं। पहला तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा बिंदु आज पढ़ेंगे, इसमें दूसरा बिंदु पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलेंगे एनवायरमेंटल रेजिस
रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कैरिंग कैपेसिटी, जिसे कहते हैं वहन क्षमता। कैरिंग कैपेसिटी, तीन बातें समझेंगे। सबसे पहला, तीनों बातों के संदर्भ में आप सब जानते हैं, बस मुझे बताने की आवश्यकता है, आप समझ जाएंगे चीजों को। पहला, जनन विभव, अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं हों। दो तीन बातों पर करेंगे चर्चा। अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं हों, संसाधनों की प्रचुरता या पर्याप्तता हो। दो शब्द, अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं। पर्यावरणीय दशाओं में यहां पर जैविक एवं अजैविक दोनों दशाओं की बात की जाएगी। दूसरा शब्द, संसाधन असीमित हो अर्थात प्रचुर हो। इन दोनों ही दशाओं की उपलब्धता में जीवों की जनन दर जितनी प्राप्त होती है उसे ही जनन विभव कहा जाता है, जैविक विभव कहा जाता है। ओके मित्रों, समझने की कोशिश करना तो आपको चीजें ठीक प्रकार से समझ में आ जाएंगी। देखो यहां पर आप विभिन्न प्रकार के जीव देखते हैं, जिसमें से कुछ तो सूक्ष्म आकार के हैं, कुछ वृहद आकार के हैं। एक विद्यार्थी का यह भी कमेंट था कि सर किसी भी उदाहरण में कोरोना का उदाहरण ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, आपकी बात मैं मान लेता हूं, स्वीकार करता हूं, पर वायरस की चर्चा तो करनी होगी, बैक्टीरिया फंगाई की चर्चा, प्रोटोजोआ की चर्चा तो करनी होगी। कुछ और नहीं तो यहाँ पर इकोलॉजिकल कैपिटल के रूप में ही सही, पर जब अपघटकों की बात करेंगे तो वायरस की बात तो नहीं होगी, पर बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ इत्यादि की बात तो हमें करनी होगी। पर निश्चित रूप से आपके कमेंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं, उसे हम ध्यान रखेंगे। कोरोना की चर्चा आज के बाद क्लास में नहीं आएगी, इसका एग्जाम्पल आज के बाद क्लास में नहीं लिया जाएगा। ओके, अब समझने की कोशिश करना कि अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं एवं असीमित संसाधनों की उपलब्धता में जीवों की संतान उत्पत्ति करने की दर, जीवों की संततियों को पैदा करने की जो दर प्राप्त होती है, उसी दर को ही जनन विभव कहा जाता है, जैविक विभव कहा जाता है। मित्रों ध्यान से समझना, तो क्या सभी जीवों की संतान उत्पन्न करने की दर समान होती है? जवाब होगा मेरा ऐसा नहीं है। अब जीवों के संदर्भ में देखते हैं, कुछ जीव सूक्ष्म आकार के हैं, मक्खी है, मच्छर है, छोटा जीव, कीट पतंगे हैं, छोटे जीव हैं, सूक्ष्म नहीं पर छोटे आकार के जीव हैं। तो दूसरी तरफ बड़े आकार के जीव हैं, हाथी है, गेंडा है, बाघ है, शेर है। अब इन दोनों के संदर्भ में अगर तुलना करें कि एक तरफ छोटे आकार के जीव या सूक्ष्म जीव हैं, तो दूसरे तरफ बृहद आकार के सॉरी मित्रों, दूसरे तरफ वृहद आकार के जीव हैं, वृहद आकार के प्राणी हैं। इन दोनों के संदर्भ में उदाहरण को समझने की कोशिश करना। क्या दोनों का जनन विभव समान है, अर्थात अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में दोनों की संतान उत्पन्न करने की दर समान है? तो आपका भी जवाब होगा कि नहीं। मक्खी, मच्छर अल्प समय में ही लाखों के संख्या में अपनी संततियों को पैदा कर सकते हैं, परंतु अगर उसकी तुलना बाघ, शेर, हाथी, गेंडा आदि से की जाए तो उस अंतराल में बाघ, शेर, गेंडा आदि निश्चित रूप से अत्यंत कम संततियों को पैदा करते हैं। इसका मतलब हो गया कि आपको एक लाइन में आगे एक्सप्लेन करते हुए लिखना है कि प्रकृति में प्राप्त होने वाले विभिन्न जंतु वर्गों का जनन विभव समान नहीं होता। यह सूक्ष्म आकार के जीवों का अधिक होता है, जबकि वृहद आकार के जीवों का सापेक्षिक रूप से कम होता है।
समझ में आई मित्रों बात? तो यह था आपका जनन विभव, जिसे आप बायोटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो अब दूसरी बात आती है मित्रों पर्यावरणीय प्रतिरोध की, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की। आप देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, आप देखते हैं कि अगर अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं प्राप्त हुई, संसाधनों की प्रचुरता है, तो इस दशा में मित्रों कुछ जीवों की संतान उत्पन्न करने की दर इतनी अधिक होती है कि उस जीव के संदर्भ में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उस जीव के संदर्भ में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आप समझना मेरी बात, अभी जब गर्मियां आरंभ हो रही थी, तो गर्मियों के आरंभ होने से पूर्व देखना, विंटर फिनिश हो रहा है, बसंत काल आ चुका है, गर्मियां आरंभ होने जा रही हैं। उस कालखंड में आपने देखा कि मच्छरों की मात्रा बहुत अधिक थी। आप सब नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं मित्रों, इसका जवाब आपके पास बड़े सरलता से होगा। मच्छरों की मात्रा बहुत अधिक थी, हाय तौबा मची हुई थी, जिसमें बहुत मच्छर है यार। सड़कों पर निकलना मुश्किल है, घरों पर रहना मुश्किल है। जिसके हाथ में देखते थे तो मॉस्किटो बैट लिया हुआ मिलता था, जिसको भी सोना था तो मॉस्किटो नेट का प्रयोग करता था। लेकिन फिर देखना ध्यान से, क्यों ऐसा हुआ? इनकी संख्या में अचानक वृद्धि कैसे हुई? मच्छर की जनन क्षमता या जनन क्रिया अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में ही संभव है। अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं का मतलब क्या है? तापमान अनुकूलित हो, आर्द्रता की मात्रा अनुकूलित हो, इत्यादि इत्यादि। मच्छर की संख्या बढ़ गई। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, पर्यावरण ने क्या किया कि जो इनकी विस्फोटक दर जनसंख्या की बढ़ी, उसे प्रतिसंतुलित किया। तापमान के माध्यम से गर्मियां बढ़ी, उष्णता बढ़ी, उष्णता बढ़ने से, तापमान बढ़ने से मित्रों धीरे धीरे मच्छरों की संख्या में फिर से कमी आई। अर्थात प्रकृति ने उसकी संख्या को स्वयं संतुलित कर दिया, संख्या वृद्धि पर प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया। तो ध्यान से समझना, जब प्रकृति विभिन्न जीवों के संततियों के पैदा होने की दर को नियंत्रित करती है तथा उत्पन्न एवं विकसित हो रही संततियों के विकास की दर को नियंत्रित करती है, तो इस नियंत्रण की प्रवृत्ति को ही पर्यावरणीय प्रतिरोध कहा जाता है। फिर से समझने की कोशिश करिएगा मित्रों। अभी ग्रीष्म काल के उपरांत आपको पता है भारत में मानसून दस्तक दे चुका है ना। मलाबार तट से अब अग्रसरित हो चुका है, 2 ब्रांचेज में बंटकर यह आगे की ओर बढ़ चुका है। अरेबियन ब्रांच भी आगे बढ़ रही है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी आगे की ओर बढ़ रही है। उत्तर भारत या संपूर्ण भारत या भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र जब मानसून के आगोश में होगा, तापमान उच्च होगा, आर्द्रता उच्च होगी, वर्षा की मात्रा अधिक होगी। मित्रों देखेंगे ढेर सारे प्रकार के कीट पतंगे, मच्छर, मक्खी इत्यादि की मात्रा प्रचुर रूप से बढ़ जाएगी। प्रचुर रूप से बढ़ी, जो ये प्रचुर रूप से बढ़ी, ये उसका अपना जनन विभव था। अनुकूल पर्यावरणीय दशा आई, अनुकूल तापमान आया, अनुकूल आर्द्रता आई। इन तमाम कारणों के प्रभाव से जनन विभव के अनुरूप संख्या प्रचुर मात्रा में बढ़ी। जो ये विस्फोटक जनसंख्या बढ़ी, इसे पुनः प्रकृति नियंत्रित करेगी। प्रकृति कैसे कैसे नियंत्रित कर सकती है? तो प्रकृति के नियंत्रण करने के कई प्रकार के टूल्स होते हैं। एक तो प्रकृति अपने अजैविक प्रभावों से इसे नियंत्रित कर सकती है, तापमान के प्रभाव से, अर्थात तापमान या कि प्रकृति घटा देगी या तापमान बढ़ा देगी। तापमान घटाई या बढ़ाई दोनों ही दशाओं में वह जो जनसंख्या प्रचुर रूप से बढ़ी थी उस पे नियंत्रण आ जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखना अगर कि जैसे जैसे विंटर्स आने लगती हैं, अत्यधिक ठंडियों में भी यह मच्छर, मक्खी तथा कीट पतंगे गायब हो जाते हैं। पर्यावरण ने, प्रकृति ने उनकी संख्या को नियंत्रित किया, वह हो गया एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो गया मित्रों। तो दूसरी बात ध्यान से देखना, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में ध्यान से देखना। जैविक कारकों के प्रभाव से भी ऐसा हो सकता है। जैविक कारकों के प्रभाव से देखो कैसे हो सकता है, समझने की कोशिश करना।
किसी स्थान विशेष को घेरने के लिए अर्थात स्थान की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए, जल की प्राप्ति के लिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए विभिन्न जैविक घटकों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा के क्रम में आपको पता है मित्रों, सामान्य बोलचाल में भी हम लोग कहते हैं अगर दो गुटों के मध्य युद्ध होता है तो युद्ध में पराजय दोनों गुटों की होती है, जीत तो केवल युद्ध की होती है। हमें वह छद्म रूप से प्रतीत हो सकता है कि कोई एक गुट जीत गया, दूसरा गुट हार गया, लेकिन सच्चाई है कि वह पराजय दोनों गुट की होती है। तो इसी तरह से इसके अर्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरणीय प्रतिरोध में जब दो वर्गों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है तो दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा से दोनों को ही हानि होती है, दोनों को ही क्षति होती है। उस दोनों के क्षति में उनकी संख्या नियंत्रित होती है, पहला तो ये। तो दूसरा, परभक्षण की प्रकृति भी पाई जाती है, अर्थात एक कोई जीव था, आप देखोगे कि जिस समय पर बहुत अधिक कीट पतंगे अभी बरसात के समय पर आएंगी तो वहीं पर कहीं छिपकली बैठी होगी और उन कीट पतंगों को खा रही होगी। मेढक फुदकता हुआ आपके दरवाजे और आपके मुड़ेर के पास तक पहुंचेगा, जहां पर ट्यूबलाइट या बल्ब लगी होगी, कीड़े बहुत अधिक मात्रा में होंगे, उन्हें वो खा रहा होगा। परभक्षण की प्रकृति पाई जाएगी, शिकार या प्रेडेशन की प्रकृति पाई जाएगी। ये जो परभक्षण की प्रकृति है, शिकार की प्रकृति है मित्रों, तापमान द्वारा नियंत्रित करने की प्रकृति है, अर्थात जिसे आप जलवायविक कारक कह सकते हैं, जलवायविक प्रक्रियाएं आप कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करके प्रकृति संख्या को नियंत्रित करती है। तो प्रकृति द्वारा नियंत्रित किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, उसे ही पर्यावरणीय प्रतिरोध कहा जाता है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहा जाता है। पर्यावरण प्रतिरोध इस कारण उत्पन्न करता है कि वह किसी जीव की संख्या को नियंत्रित किए रखना चाहता है। तीसरा शब्द मित्रों, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। आपको पता है कि जब भी हम जीवों के बारे में बात करते हैं तो किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त होने वाले जीवों की बात करते हैं, तो दूसरा निश्चित समयांतराल पर पाए जाने वाले जीवों की बात होती है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा, टाइम इंटरवल होगा, या हम पीरियड की बात कर सकते हैं। उस समय विशेष पर, उस काल बिंदु पर या दो काल बिंदुओं के मध्य पर एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं, हम इनका अध्ययन करते हैं पारितंत्र के अंतर्गत, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो ध्यान से समझना, ये जीवों की संख्या कितनी होगी ये निर्भर करता है कि पर्यावरण में या वहां पर उपस्थित अजैविक घटकों में इन जीवों के लिए पोषक तत्व, भोजन के तत्व, प्रजनन की क्रियाओं के लिए अनुकूल दशाएं कितनी उपलब्ध है। समझना, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन, फूड, न्यूट्रिएंट, वाटर अवेलेबिलिटी जितनी होगी उसके अनुरूप ही वहां पर जीव प्राप्त होते होंगे। पर कैरिंग कैपेसिटी क्या कहलाएगा, तो समझना मेरी बात। किसी स्थान विशेष में निश्चित काल बिंदु पर, किसी स्थान विशेष में निश्चित काल बिंदु पर वहां का किसी क्षेत्र विशेष का पर्यावरण जितने जीवों को बर्दाश्त कर सकता है, जितने जीवों के विकास को बनाए रख सकता है, उतने ही जीवों के विकास को अनुकूल दशाएं प्रदान किए रख सकता है। उसे उस प्राकृतिक पर्यावरण की वहन क्षमता कहा जाता है। बहुत सिंपल सा, मान लो हमारा ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम कितने बच्चों को बैठा सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स को बैठा सकते हैं, यह इस क्लासरूम की वहन क्षमता हो गई, कैरिंग कैपेसिटी हो गई। हमारे घर में भोजन बना हुआ है,
हम उस भोजन से कितने व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं, वह भोजन के संदर्भ में उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई। तो उसी तरह से कोई एक प्राकृतिक प्रदेश है, कोई एक पारितंत्रीय प्रदेश है, उस पारितंत्रीय प्रदेश में विभिन्न जीवों की कितनी अधिक संख्या या कितनी संख्या रह सकती है, कितनी संख्या जीवन यापन के साथ साथ अपना विकास कर सकती है, उस संख्या को या प्रकृति के उस स्वभाव को ही क्या कहा जाता है मित्रों? प्रकृति की वहन क्षमता कहा जाता है, प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे मित्रों कि स्थान तथा काल बिंदु बदलने पर, स्थान तथा समय बदलने पर प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी में परिवर्तन आ जाता है, प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी में परिवर्तन आ जाता है। इसे आप मानसून जलवायु के संदर्भ में तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। भारत के संदर्भ में या भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में आप जानते हैं यहाँ जलवायु मानसूनी प्रकृति की है। मानसूनी प्रकृति की जलवायु की विशेषता है कि यहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में आप देखते हैं प्रत्येक ऋतु की जीवों को वहन करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। जैसे ग्रीष्म काल में या वर्षा काल में सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक बर्दाश्त कर सकती है प्रकृति, इसलिए अधिक मात्रा में जीव प्राप्त होते हैं। तो दूसरा, शीत काल में सूक्ष्म जीव या वृहद जीवों की संख्या कम बर्दाश्त कर सकती है प्रकृति, तो जीवों की संख्या कम प्राप्त होती है। इस तरह से आप इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। तो प्रकृति जितनी कुल जीवों की संख्या को बर्दाश्त कर सकती है, पोषित कर सकती है, सेवित कर सकती है, उस पोषित एवं सेवित किए जाने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ओके मित्रों, तो ये तीन बातें आपने समझी हैं। जनन विभव के साथ आपने समझा। अब दो कर्व की बात मैं करने जा रहा हूं जिसे आपको समझना है। जनन विभव के संदर्भ में आपने समझा है मित्रों कि जो जीव प्राप्त होते हैं उन्हें अगर हम दो वर्गों में कर दें, एक सूक्ष्म वर्ग है तो एक वृहद वर्ग है, एक छोटे जीव हैं तो एक वृहद आकार वाले जीव हैं। आकार से मतलब है यहाँ पर, उनके साइज से मतलब है। इन दोनों के जो जनन विभव की दर है वो भिन्न पाई जाती है। इन दोनों में बायोटिक पोटेंशियल भिन्न भिन्न पाया जाता है। उस भिन्नता के आधार पर ही इनकी ग्रोथ को दो वर्गों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। इनकी ग्रोथ को हम दो वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। जो पहली ग्रोथ होती है उसे कहते हैं, पहले सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में लेते हैं तो पहली ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये किसमें पाई जाती है? सूक्ष्म प्राणी वर्ग में। सूक्ष्म प्राणी वर्ग में पाई जाती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कहते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कहते हैं। सूक्ष्म प्राणी वर्ग में आपको पता है कि इनकी जनन विभव उच्च होती है। जनन विभव क्या पाई जाती है मित्रों? उच्च पाई जाती है। अब अगर इस संदर्भ में देखा जाए कि इनका जो ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, अगर इसका चित्रात्मक निरूपण करें, अगर इसका ग्राफीय निरूपण करें तो वह ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का प्राप्त होगा आप इस चित्र के माध्यम से मित्रों देख सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिसे हम लोग जे कर्व कहेंगे। कैसे जे कर्व बनता है आप देखेंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं टाइम को, समय को ले लेते हैं, और वाई एक्सिस में ले लेते हैं हम पॉपुलेशन साइज को। पॉपुलेशन शॉर्ट में मैंने लिख दिया
SIZ, साइज लिख दिया। तो पॉपुलेशन साइज हो गया वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हो गया हमारा टाइम। और अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, अगर सूक्ष्म जीवों के जनन विभव को देखोगे तो कैसे प्राप्त होता है, अल्पकाल में ही इनमें तीव्र वृद्धि पाई जाती है। जो इस प्रकार का ये ग्राफ नजर आ रहा है, जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन दिख रहा है, आप देखोगे तो अंग्रेजी के जे अल्फाबेट की भांति है, इसीलिए इसे जे कर्व कहते हैं। ये क्या हो गया मित्रों, ये हो गया रेट ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, किस नाम से जानते हैं इसे हम जे कर्व के नाम से जानते हैं। क्लास के साथ साथ ही बनाते चलेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा ही सूक्ष्म या छोटे लघु आकार वाले प्राणी वर्ग में पाया जाता है, जिनका जनन विभव उच्च प्राप्त होता है। क्योंकि इनकी जनसंख्या वृद्धि तीव्र या विस्फोटक होती है, इसीलिए इसे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। अगर इसका चित्रात्मक निरूपण किया जाए, ग्राफीय निरूपण किया जाए, तो इनका ग्राफ जे कर्व के रूप में प्राप्त होता है। ये जे कर्व रेट ऑफ एक्सेलरेशन को दिखाता है। इसे ही हम लोग मित्रों अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तो ये तो हो गया सूक्ष्म प्राणी वर्ग में। तो दूसरे प्रकार का ग्रोथ है जो कि बड़े प्राणी वर्गों में प्राप्त होता है, बड़े आकार वाले प्राणी वर्गों में प्राप्त होता है, जिसे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। किस नाम से जानते हैं दूसरा पॉइंट, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ किस में प्राप्त होता है, बड़े आकार वाले प्राणी वर्ग में, प्राणी वर्ग में प्राप्त होता है। इसे किस नाम से और जानते हैं, इसे रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कहते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, इनका जनन विभव निम्न या पर्यावरण की वहन क्षमता के अनुरूप प्राप्त होता है, के अनुरूप प्राप्त होता है। मित्रों, इसीलिए बड़े जीवों के संरक्षण के लिए हमें अधिक प्रयास करना पड़ता है, अगर इसका चित्रात्मक निरूपण देखा जाए तो आप देखोगे कैसे इसमें एक एस कर्व प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से आप एक्स एक्सिस पर टाइम की बात करेंगे, वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन साइज की बात करेंगे, पॉपुलेशन साइज की बात करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ी, आरंभ में आप देखोगे कुछ ऐसा है, निम्न ग्रोथ है, फिर उच्च ग्रोथ है, फिर निम्न ग्रोथ हो जाता है। और ये जो निम्न ग्रोथ फिर से हुआ, ये कितना होगा, आप देखोगे यहां पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के कारण जो पैदा हो रहा है, ध्यान से देखना, एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी इसके अनुरूप हो जाता है, यहां आप देखोगे, यहां आप इसको देखोगे, इस कर्व को अगर आप देखो तो इस कर्व को मित्रों हम लोग दो भागों में अलग अलग करके देख सकते हैं कि जो ये प्रथम भाग प्राप्त हो रहा है यहां तक, यहां रेट ऑफ एक्सेलरेशन प्राप्त हो रहा है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन प्राप्त हुआ। ठीक से आप लोग लिखेंगे मित्रों, या कि इसे मैं और ठीक से बना दूं आपके लिए और सरल होगा, जिससे आपको लिखना सरल हो जाए।
दिस वन। ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, पर अब लिखने के लिए हमें स्पेस अधिक मिल जाएगा। रेट ऑफ एक्सेलरेशन, अभी आरंभ में इनकी रेट बढ़ी, पर आप देखो ध्यान से आगे, इसके ऊपर एक निश्चित बिंदु के ऊपर देखोगे तो जो एक्सेलरेशन का रेट घट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? द रेट ऑफ स्लो डाउन। क्या कहेंगे मित्रों इधर के पक्ष को? द रेट ऑफ स्लो डाउन, स्लो डाउन। अब यहां देखो, जब रेट ऑफ स्लो डाउन हुआ तो रेट ऑफ स्लो डाउन के परिप्रेक्ष्य में ये जो एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी है उसके समतुल्य हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं कर्व, यह देखने में कैसे प्रतीत होता है? एस अक्षर की भांति होता है, इसीलिए इसे एस कर्व की नाम से जानते हैं। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि एस कर्व का संबंध किससे है, जे कर्व का संबंध किससे है, किस प्रकार के प्राणी वर्ग से है। हो सकता है कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणी वर्गों का नाम दे दे, हो सकता है उसे सूक्ष्म, वृहद, लघु आकार के जीवों के रूप में प्रस्तुत करके आपको दिखा दे। तो आपको यहाँ पर इन दोनों ग्राफ के माध्यम से चीजों को याद रखना होगा। जो पहले वाला आपने देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सूक्ष्म जीवों पर था, इसमें जे कर्व प्राप्त होता था जिसमें से जनन विभव उच्च प्राप्त होता है, इसे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो दूसरे के बारे में आपने देखा लॉजिस्टिक ग्रोथ, बड़े आकार वाले प्राणी वर्ग में प्राप्त होता है जिनका जनन विभव निम्न है या पर्यावरण के वहन क्षमता के अनुरूप प्राप्त होता है, इसे रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कहते हैं। अगर कर्व या ग्राफीय निरूपण के संदर्भ में देखें तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है? एस कर्व की भांति प्राप्त होता है, जिसमें आरंभ में रेट ऑफ एक्सेलरेशन अधिक है जबकि बाद में द रेट ऑफ एक्सेलरेशन स्लो डाउन की ओर जा रहा है, निम्नाभिमुखी हो रहा है, और यह निम्नाभिमुख अंत में कैरिंग कैपेसिटी के समतुल्य हो जाता है। समझ गए मेरी बात मित्रों? तो इस प्रकार से आप ग्रोथ के बारे में देखते हैं कि ग्रोथ की प्रवृत्ति दो रूपों में पाई जाती है, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ के संदर्भ में। इसी के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ समाप्त हुआ मित्रों। समझ गए ना आप? तो लास्ट हम ध्यान से इसमें एक और बात अभी पढ़नी है आपको। इसमें कल की क्लास में आपने समझा था कि पॉपुलेशन के संदर्भ में या समष्टि के संदर्भ में हम तीन मुख्य बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो जनसंख्या की वृद्धि, समष्टि वृद्धि, तो दूसरा समष्टि घनत्व एवं वितरण। तो अब नेक्स्ट हमारा या जनसंख्या घनत्व एवं वितरण, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी। सरल अर्थों में बड़ी सरल परिभाषा है जिसे आप जानते हैं कि मान लो कोई एक प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र है, कोई एक प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र है। उस प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रजातीय सदस्य निवास कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रजातीय सदस्य निवास कर रहे हैं। तो उस पर्यावास क्षेत्र में अगर पर्यावास क्षेत्र को इकाई आकार में बांट दें, प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ले लें, तो ध्यान से परिभाषित रूप में इसे आप इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई आयतन वाले पर्यावास क्षेत्र में किसी प्रजाति में पाए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या का आनुपातिक मान ही समष्टि घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जिस प्रकार से मित्रों आप पॉपुलेशन मानों के संदर्भ में देखते हैं कि मानव जनसंख्या घनत्व को
प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मापा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है तो वह प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर पर्यावरण के संदर्भ में वह प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई आयतन का क्षेत्र पर्यावास क्षेत्र कहलाता है। इसे वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में या आयतन के संदर्भ में पृथक इकाई के रूप में आप इसे देख सकते हैं। मित्रों, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखना कि जो यहाँ पर ये गणना है संख्या के रूप में भी हो सकती है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, और जैव द्रव्यमान के रूप में भी हो सकती है। समझने की कोशिश करना। मान लो आपने प्रति इकाई क्षेत्रफल ले लिया, इकाई क्षेत्र, इकाई क्षेत्र। तो इकाई क्षेत्र का आपको अनुपात किसके संदर्भ में देखना है? आपको जनसंख्या के रूप में देखना है। जिसकी जनसंख्या की गणना की जा सकती है उसे तो आप जनसंख्या के रूप में देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु प्राणी वर्ग हैं, कुछ ऐसे भी पादप वर्ग हैं जिनकी जनसंख्या या जनगणना करना संभव नहीं है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर बायोमास ले सकते हैं, जैव द्रव्यमान ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जैव द्रव्यमान, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाले जीवों की कुल संख्या या उनके कुल जैव द्रव्यमान का तुलनात्मक मान क्या कहलाता है? समष्टि घनत्व कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। यहाँ पर पारिस्थितिकी विज्ञान के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व का मापन दो प्रकार से होता है। पहला है क्रूड डेंसिटी, तो दूसरा है इकोलॉजिकल डेंसिटी। दो प्रकार से मापन किया जाएगा। पहला क्रूड डेंसिटी, तो दूसरा है मित्रों इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी, दोनों में अंतर क्या है? क्रूड डेंसिटी के संदर्भ में कुल क्षेत्रफल की गणना की जाती है और इस कुल क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले जीवों की गणना संख्या के संदर्भ में या जैव द्रव्यमान के संदर्भ में की जाती है। क्रूड डेंसिटी में सपोज कोई एक क्षेत्र 1 किलोमीटर का है। समझने की कोशिश ऐसा करो आप कि मान लो जीएस वर्ल्ड में विद्यार्थियों की घनत्व की बात हमें करना है, तो जीएस वर्ल्ड में जितने क्लासरूम हैं, जीएस वर्ल्ड में जितना भी स्पेस है, उस स्पेस से तुलना कर दी जाए किसकी? विद्यार्थियों की संख्या की। समझ रहे हैं? जितना बड़ा पूरा क्लासरूम है, क्लासरूम के अलावा प्रबंधन जो बाहर बैठा हुआ है उसका क्षेत्र है, जीएस वर्ल्ड को समर्पित जितना एरिया है, उस एरिया से अगर तुलना कर दी जाए विद्यार्थियों की संख्या की, तो वह हो जाएगी क्रूड डेंसिटी। अर्थात दिए गए समस्त इकाई क्षेत्रफल पर जीवों की संख्या या जैव द्रव्यमान की तुलना अगर करें तो क्रूड डेंसिटी की प्राप्ति होती है। बट इकोलॉजिकल डेंसिटी कैसे के किसको कहते हैं? इकोलॉजिकल डेंसिटी मापन का वास्तविक आधार या सही आधार होता है। तो कैसे? अगर हम विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं, अगर हम विद्यार्थियों की डेंसिटी लेते हैं, तो आखिर विद्यार्थियों की डेंसिटी तो उसी क्षेत्र पर लेना होगा ना जहां पर विद्यार्थी उपस्थित रहता है। तो विद्यार्थी प्रबंधकीय कक्ष में तो होता नहीं है, विद्यार्थी डायरेक्टर रूम में तो होता नहीं है, विद्यार्थी प्रॉपरली कहां होता है? उसके लिए कौन सा स्पेस है? क्लासरूम है। तो क्लासरूम में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वह कहलाएगी क्लासरूम की डेंसिटी। इसी तरह से पर्यावरण के संदर्भ में या पारिस्थितिकी विज्ञान के संदर्भ में किसी इकाई भौगोलिक क्षेत्रफल को हम ना लें, बल्कि उसी भौगोलिक क्षेत्रफल पर लें जहां जीवों की प्राप्ति होती हो। मान लीजिए कोई एक पारिस्थितिकीय प्रदेश हमने ले लिया, उस पारिस्थितिकीय प्रदेश में समस्त क्षेत्रों में तो जीव पाया नहीं जाता होगा, कुछ पर्टिकुलर रीजन ही होंगे जहां पर जीवों की प्राप्ति होती होगी। तो जिन क्षेत्रों में, उस पारिस्थितिकीय प्रदेश के आंतरिक भाग में जिन क्षेत्रों में जीव पाए जाते हैं, केवल उस क्षेत्र को ले लें, उस इकाई क्षेत्र की गणना करें जीवों की संख्या या जैव द्रव्यमान के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में, तो मित्रों इसे कहा जाएगा
जाएगा इकोलॉजिकल डेंसिटी, इसे कहा जाएगा पारिस्थितिकीय घनत्व। बहुत ही सरल अर्थ में मित्रों कि इसके आकलन में पर्यावास के केवल उसी भाग पर विचार करते हैं जिसकी अनुकूलता प्रजाति विशेष के लिए पाई जाती है या जिसकी अनुकूलता प्रजाति के विकास के रूप में होती है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो इकोलॉजिकल डेंसिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि क्रूड डेंसिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। पारिस्थितिकी विज्ञान में अध्ययन का उद्देश्य मूल रूप से इकोलॉजिकल डेंसिटी का अध्ययन होता है, ना कि क्रूड डेंसिटी, क्योंकि क्रूड डेंसिटी में वह समस्त क्षेत्र होते हैं जहां जीव नहीं पाया जाता या जीव पाया जाता है, दोनों को मिलाते हैं। जहां जीव नहीं पाया जाता इसके लिए इसका मतलब है कि जीवों के विकास की अनुकूल दशाएं नहीं है, परंतु इकोलॉजिकल डेंसिटी में उसी क्षेत्र की गणना की जाती है जहां जीव पाया जाता है या जीवों के विकास की अनुकूल दशाएं निहित होती हैं। तो इस तरह से मित्रों आपका पॉपुलेशन समाप्त हुआ। पॉपुलेशन के संदर्भ में आपने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनेंगे। पहली बात पढ़ा आपने कि पारिस्थितिकीय जनसंख्या क्या होती है। तो आपने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल विच बिलोंग्स टू अ सेम स्पीसीज। आपने ऐसा करके पढ़ा कि यह सभी जीवों का समूह है और वैसे जीवों का समूह जो समान प्रजाति से संबंधित होते हैं। तो दूसरी बात पढ़ी आपने कि इकोलॉजिकल पॉपुलेशन में अध्ययन के 3 मुख्य भाग हैं। एक पॉपुलेशन ग्रोथ, तो दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो तीसरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन ग्रोथ के संदर्भ में आपने पढ़ा कि यह 3 बातों पर निर्भर करती है, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास पर। और अगर इसकी प्रवृत्ति के बारे में बात की जाए तो जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति 2 प्रकार की पाई जाती है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ की, तो दूसरी पाई जाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, जिसमें से एक के बारे में आपने एस कर्व देखा तो दूसरे के बारे में आपने जे कर्व देखा। इसी के अध्ययन के क्रम में आपने पढ़ा कि जीवों में से प्रत्येक जीव का जनन विभव भिन्न भिन्न होता है। इसी में से पढ़ा कि अगर जनसंख्या विस्फोटक दशा में पहुंचती है तो पर्यावरण विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिरोध उत्पन्न कर उस विस्फोटकता को नियंत्रित करता है। इसी में आपने पढ़ा कि प्रत्येक पारिस्थितिकीय क्षेत्र के जीवों के बर्दाश्त करने, उन्हें सेवित एवं पोषित करने, वहन करने की क्षमता एक निश्चित ही होती है, जिसे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा। आपने डेंसिटी के बारे में आपने देखा कि यह 2 प्रकार की होती है, एक क्रूड डेंसिटी, दूसरी इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से इकोलॉजिकल डेंसिटी का अध्ययन किया जाता है। ओके मित्रों, इसी के साथ आपके 2 छोटे टॉपिक खत्म हुए, एक इंडिविजुअल था तो दूसरा पॉपुलेशन था। अब मित्रों यहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्पना आपको समझना है। जब बार बार आप पढ़ते हैं, सपोज आप जीव पढ़ते हैं, जनसंख्या पढ़ते हैं, कल आप लोगों ने साइनोकोलॉजी सब ब्रांच के रूप में, साइनोकोलॉजी एवं आर्टियोकोलॉजी के रूप में भी पढ़ा, तो आप देखते हैं कि प्रत्येक जगह पर बात आती है एक शब्द की, प्रजाति की। आखिर ये प्रजाति क्या है? प्रजाति मित्रों शुरू कर रहे हैं कल से क्लास, लास्ट क्लास तक, जब तक आपका इकोलॉजी चलेगा ये प्रजाति शब्द बार बार आएगा। तो हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए, इसकी प्रक्रियाओं के बारे में भी समझना चाहिए। ओके चलो, तो प्रश्न उठता है कि प्रजातियां क्या होती हैं। बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे, सरल अर्थों में जानने की कोशिश करेंगे। प्रश्न उठता है कि आखिर प्रजातियां क्या हैं। तो बहुत ही सामान्य अर्थ में अगर इसे परिभाषित करें मित्रों, तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रजाति क्या कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं आप? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं, विच capable of interbreeding and producing an offspring। बहुत सरलता से मैं समझाऊंगा कि अगर प्रजातियों के बारे में देखें तो प्रजातियां बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी होती हैं। प्रजातियां बेसिक यूनिट ऑफ
टैक्सोनॉमी होती हैं, प्रजाति विज्ञान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं मित्रों, तो बस एक शुरुआती शब्द कह सकता हूं, सेंटेंस कह सकता हूं कि जीव विज्ञान या पारिस्थितिकी विज्ञान में जीवों के अध्ययन के मौलिक आधार होती हैं प्रजातियां। तो आखिर मित्रों प्रजाति क्या हैं, इन्हें परिभाषित कैसे किया जाता है, किसी प्रजाति की पहचान किस आधार पर की जा सकती है, कोई जीव एक ही प्रजाति से संबंधित है, इसके पहचान की विधियां क्या हैं, इसके पहचान की मेथोडोलॉजीज क्या हैं, इसके पहचान के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यह समझना है। देखो मित्रों, समझना, आपने मुझे देखा, आपने अपने आप को देखा, आपने अपने चतुर्दिक व्याप्त शिक्षक गण, प्रबंधक गण तथा विद्यार्थी गण को देखा, आपने दुनिया का परिभ्रमण किया, आपने अपने समान जीव को देखा, तो क्या कहा कि यह सब समान प्रजाति के जीव हैं जिनका संबंध होमो सेपियंस सेपियंस वर्ग से है। आपने बाघ को देखा, चाहे वह साइबेरियन टाइगर रहा हो, चाहे अफ्रीकन टाइगर रहा हो, चाहे रॉयल बंगाल टाइगर रहा हो, चाहे जावा टाइगर रहा हो, चाहे बर्मी टाइगर रहा हो, कोई भी बाघ है, लेकिन आपने सारे प्रकार के बाघों को देखा, तब भी आपने कहा कि सारे बाघ एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जिनका संबंध पैंथरा टाइगरिश प्रजाति से है। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसी बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, इसे आपको प्रजाति की संकल्पना के अंतर्गत समझना है। तो पहले समझो कि आपने कैसे देखकर ही विभिन्न जीवों के बारे में यह कह दिया कि अमुक जीव समान प्रजाति से संबंधित है। तो मित्रों ध्यान से देखना, प्रजातियों के निर्धारण के आपके समक्ष तीन महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तीन सिद्धांत वो कौन कौन से हैं समझना मित्रों, यहां पर तीन सिद्धांतों की बात की जाती है, तीन संकल्पनाओं की बात की जाती है। तो प्रजातियों के निर्धारण की जो पहली संकल्पना है, याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, पीटी में कभी भी पूछा जा सकता है, मेंस में इसके संदर्भ में चीजें नहीं पूछी जाएंगी। पहला, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं मेरी बात मित्रों? इसे हिंदी में आप कह सकते हैं प्रजाति निर्धारण की स्वरूप आधारित संकल्पना। क्या कह सकते हैं आप? प्रजाति निर्धारण की स्वरूप आधारित संकल्पना। यह संकल्पना मित्रों दी गई थी, जर्मन विद्वान है लीनियस। कौन है? याद करना है नाम, बहुत महत्वपूर्ण नाम। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट लीनियस महोदय द्वारा दी गई थी, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। समझना मेरी बात। ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है? तो जब हम जीवों के आकार, प्रकार, स्वरूप के आधार पर उन्हें किसी निश्चित वर्ग या निश्चित प्रजातीय वर्ग में संयोजित करते हैं, समूहीकृत करते हैं, एकत्रीकृत करते हैं, तो मित्रों यह संकल्पना ही कहलाती है स्वरूप आधारित संकल्पना, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। समझने की कोशिश करना। हमने एक तरफ गाय को देखा, एक तरफ बाघ को देखा, देखकर ही उनके स्वरूप के आधार पर, स्वरूप कैसा? रंग,
रूप, कद, काठी, बनावट। बनावट में किसकी? चेहरे की बनावट, आंखों की बनावट, नाक की बनावट, होठ की बनावट, सेफेलिक इंडेक्स, सिरस्थ सूचकांक, नोजल इंडेक्स, नसिका सूचकांक इत्यादि। ये सारे के सारे बाह बनावट के आधार पर, उनके स्वरूप के आधार पर हमने गाय को देखा, हमने बाघ को देखा, हमने शेर को देखा, हमने हिरण को देखा, और देखते ही हमने कह दिया कि यह विभिन्न जीव अलग अलग प्रजाति से हैं, एक ही प्रजाति के नहीं हैं। तो जो प्रजातियों के निर्धारण का जो ये प्रथम आधार है मित्रों, यह परंपरागत है। यह परंपरागत के साथ प्राचीन आधार है। दूसरी बात आपसे कहूं कि यह सबसे सरल आधार है जिसमें हम बाह्य स्वरूप देखते हैं और उसके आधार पर प्रजातियों का भिन्न भिन्न वर्गीकरण कर देते हैं। परंतु मित्रों, कई ऐसे जीव हैं जो प्रजातीय रूप से हैं तो भिन्न, पर स्वरूप के आधार पर कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। जैसे समझने की कोशिश करिए, अगर दो जीव देखे जाएं, अगर आप हिरण और चीतल को देखते हैं, अगर आप गाय और नील गाय को देखते हैं, तो गाय एवं नील गाय में मान लीजिए 50%, 60%, 70%, 80% की भिन्नता प्राप्त होती है। तो स्वरूप के आधार पर मित्रों 20% से 40%, 70% की सिमिलैरिटी भी नजर आती है। परंतु गाय एवं नील गाय दोनों ही अलग प्रजाति के जीव हैं। तो मित्रों, वैज्ञानिकों में बड़ा ही मतभेद पैदा हुआ कि अगर स्वरूप आधारित संकल्पना को लेते हैं तो जीवों के स्वरूप की सिमिलैरिटी, रिजेंबलिंग कितनी प्राप्त हो। आखिर वो सिमिलैरिटी कितनी हो? 50% से अधिक सिमिलैरिटी हो तब समान प्रजाति का होगा, 60% से अधिक सिमिलैरिटी हो तब समान प्रजाति का होगा, 80% से अधिक सिमिलैरिटी हो तो समान प्रजाति का होगा। ये जो परसेंटेज का आधार दिया गया समान प्रजाति के संदर्भ में, इसमें हमेशा ही मतभेद बना रहा। इस मतभेद के कारण दूसरी संकल्पना का जन्म हुआ। तो दूसरी संकल्पना आती है प्रजाति निर्धारण की मित्रों। यहां पर मैं लिख रहा हूं जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। पर जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक हमें और यहां पर देख लेना चाहिए, एक हमें यहां पर और समझ लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नेक्स्ट कौन सा है? थर्ड, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। पहले बायोलॉजिकल को समझ लेते हैं, तब हम लोग जेनेटिक संकल्पना को समझते हैं। ये जो संकल्पना थी मित्रों, ये दिया था अर्नेस्ट मायर महोदय ने। याद करना है ये संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पहली संकल्पना लिनियस, थर्ड संकल्पना अर्नेस्ट मायर महोदय द्वारा दी गई थी। अर्नेस्ट मायर महोदय ने कहा कि जीवों में अगर दो विशिष्ट प्रकार का गुण पाया जाता है तभी वह समान प्रजाति के कहलाएंगे। क्या कहा उन्होंने? यदि विभिन्न जीव दो प्रकार की या दो महत्वपूर्ण प्रकार की शर्तें फॉलो करते हैं तभी उन जीवों को समान प्रजाति का जीव कहा जाएगा। तो मित्रों, आखिर वह शर्तें कौन सी हैं, आखिर वह कंडीशंस कौन सी हैं? तो हम यहां पर पेज बदल कर लिख रहे हैं। जो पहली कंडीशन है, कंडीशन वन कौन सी है? कब समान प्रजाति के कहलाएंगे? जब दो शर्तों का पालन करते हों। दो शर्तों में पहली शर्त कौन है? इफ दे कैन इंटरब्रीड। तो दूसरा, इफ दे कैन फॉर्म फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। दोनों का अर्थ समझाता हूं। पहली कंडीशन कि दे कैन इंटरब्रीड, तो
तो दूसरी कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि दे कैन फॉर्म फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। दे कैन फॉर्म फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ध्यान से समझना दोनों का मतलब। जैविक प्रजाति की संकल्पना में अर्नेस्ट मायर महोदय ने समझाया कि अगर जीव दो प्रकार की शर्तों को फॉलो करते हैं तभी वह समान प्रजाति के जीव कहलाएंगे। इन्होंने स्वरूप आधारित संकल्पना को नकार दिया। क्या? पहला, वह एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड की क्षमता रखते हों, लैंगिक प्रजनन की क्षमता रखते हों। पहला, लैंगिक प्रजनन। दोनों शब्द याद करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, कि जीवों में पहला तो लैंगिक प्रजनन प्राप्त होता हो, तो दूसरा प्रजनन के उपरांत वह कैसी संततियां पैदा करते हो। पहला तो प्रजनन के उपरांत उत्पन्न संततियां मतलब उनके ऑफ स्प्रिंग्स, उनके बच्चे, संततियां भी संतति पैदा कर सकते हो। संतति पैदा कर सकते हो। दो बातों को ध्यान से सुनना। पहला कि जीवों में लैंगिक प्रजनन हो, दूसरा सफल लैंगिक प्रजनन के उपरांत उत्पन्न संततियां उत्पन्न हुए, लैंगिक प्रजनन हुआ, सफल लैंगिक प्रजनन है तो संततियां पैदा हुए। उत्पन्न संततियां भी अपने ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकती हों, अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ा सकती हों। अगर वो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकती हैं तो मित्रों इस दशा में इन दोनों शर्तें, चूंकि दोनों शर्तें फॉलो हो गई, तो इस दशा में वह समान प्रजाति के जीव कहलाएंगे, अन्यथा समान प्रजाति के जीव नहीं कहलाएंगे। मित्रों समझना सरल अर्थों में, मानव के संदर्भ में मानव को चार हम लोग जो विभाजित करते हैं होमोसेपियंस सेपियंस को, तो चार रेस में हम विभाजित करते हैं, स्पीसीज में कभी भी विभाजित नहीं करते। निग्रिटो या निग्रोइड, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड तथा कॉकेसाइड, चार हमने विभाजित कर दिया मानव को। मानव एक ही स्पीसीज से है। मानव के संदर्भ में उदाहरण देखना, यहां पर मानव का जो स्पीसीज है वह एक ही है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस सेपियंस को हम लोग उनके स्वरूप के आधार पर, स्वरूप की रचना के आधार पर चार वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला होता है नीग्रो, दूसरा होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरा होता है मंगोलॉइड और चौथा होता है कॉकेसाइड। अब ध्यान से समझना, रंग, रूप, कद, काठी, स्वरूप, रचना, शिरस्त्र सूचकांक, नसिका सूचकांक, बालों के रंग एवं बनावट के आधार पर, त्वचा के रंग एवं रोए की उपस्थिति इत्यादि के आधार पर होमोसेपियंस सेपियंस को चार वर्गों में हमने बांटा। तो मित्र ध्यान रखेंगे, यह चार वर्ग इसकी प्रजातियां नहीं हैं, स्पीसीज नहीं है, बल्कि इसके रेस है। क्या है ये? हम कहते हैं आम बोलचाल में इन्हें प्रजातियां, पर मानव की प्रजातियों के यह चार
उपजातियां हैं। इन्हें क्या बोलोगे आज के बाद मित्रों हमेशा? ये 4 मानव की उपजातियां। क्यों उपजातियां हैं? ध्यान रखो, अर्नेस्ट मायर ने कहा है कि वह जीव जिनके मध्य सफल लैंगिक प्रजनन प्राप्त होता हो तथा उनसे उत्पन्न संततियां भी संततियां पैदा कर सकती हो, उन्हें समान प्रजाति का कहा जाएगा। इसमें से अगर आप निग्रो का पुरुष है और इन 3 में से कोई भी उपजाति की महिला है, इनके बीच जो सफल लैंगिक प्रजनन होगा उससे उत्पन्न होने वाली संततियां भी समान प्रकार की संततियां पैदा करने की क्षमता रखती हैं। किसी को भी इस तरह से आप इंटरब्रीड करा दो तो इंटरब्रीड के उपरांत सफल लैंगिक प्रजनन प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त संततियां अपनी नवीन संततियों को पैदा कर सकती हैं। इसलिए मित्रों यह सभी के सभी, यह चारों के चारों समान प्रजाति से संबंधित है, जिन्हें होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। मित्रों टाइगर के संदर्भ में भी अगर आप देखो तो टाइगर स्वरूप के आधार पर साइबेरियन टाइगर, अफ्रीकन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर भिन्न एक दूसरे से नजर आएंगे। यह बात सही है कि स्वरूप के आधार पर सिमिलैरिटी इनमें 60% है, 40% की सिमिलैरिटी आपको इनमें प्राप्त नहीं होगी। तो चूंकि पर्याप्त सिमिलैरिटी नहीं होने के कारण उन्हें हम 3 अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। तो जैविक प्रजाति की संकल्पना क्या कहती है? अगर बाघ की इन तीनों की तीनों उपजातियों में यह इंटरब्रीड की दशा पाई जाती है और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करने की दशा पाई जाती है तो वह समान प्रजाति के होंगे। क्योंकि बाघ में ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं, इसीलिए समस्त बाघ जाति पैंथेरा टाइग्रिस नामक स्पीसीज से संबंधित है। क्लियर हो गया मित्रों मेरी बात? तो अभी तो आपने समानता की बात देखी, अब यहां असमानता की बात देखना ध्यान से। ओके, देखो एक तरफ हमने लिया गधा, डंकी, एक तरफ हमने लिया घोड़ा, हॉर्स। गधा और घोड़ा दोनों इंटरब्रीड किए, खच्चर पैदा हुआ, मोल पैदा हुआ। ध्यान से समझना, मैं क्या दिखा रहा हूं कि पहली शर्त फॉलो हो रही है पर दूसरी फॉलो नहीं होगी तो खच्चर कभी भी समान प्रजाति का नहीं होगा। मैं ये दिखाना चाहता हूं, तो समझना कोशिश करना कि गधा घोड़ा ये दोनों आपस में इंटरब्रीड किए, अर्थात C1 कंडीशन फर्स्ट फॉलो कर गई, बट खच्चर पैदा हुआ और ये खच्चर ना तो गधा पैदा कर सकता और ना ही घोड़ा पैदा कर सकता। अब खच्चर से, अब ध्यान से, कंडीशन दूसरी क्या कहती है कि वह फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करती हो। ऑफ स्प्रिंग का मतलब है जिससे पैदा हुआ है उनकी ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकता हो। अर्थात खच्चर अगर गधा पैदा कर सकता, खच्चर अगर घोड़ा पैदा कर सकता तो इस दशा में वह फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग कहलाता। बट मित्रों क्योंकि खच्चर ना ही गधा पैदा कर सकता ना ही घोड़ा पैदा कर सकता, अर्थात कंडीशन सेकंड फॉलो नहीं होती, तो मित्रों खच्चर समान प्रजाति का नहीं कहलाएगा। मित्रों इस दशा में खच्चर को एस्टेरॉइड स्पीसीज कहा जाएगा, बाह्य प्रजाति कहा जाएगा। क्या प्रजाति कहेंगे इसे? एस्टेरॉइड स्पीसीज कहेंगे, बाह्य प्रजाति कहेंगे। तो ये दूसरी संकल्पना हुई जिसे जैविक प्रजाति आधारित जैविक संकल्पना के नाम से आप जानते हैं। दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। तीसरी बात मित्रों, तीसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था पीछे जेनेटिक कॉन्सेप्ट, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अब जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट किस पर लागू होगा? देखो जैसे आपने मुझे देखा, आपने नीग्रो को देखा, आपने किसी गोरी रेस के व्यक्ति को देखा और तीनों को आकार के आधार पर, रंग रूप के आधार पर पृथक कर दिया और आपने कह दिया कि यह पृथक प्रजाति के हैं, पर आपने गलती कर दी। क्योंकि अर्नेस्ट मायर कहते हैं कि अगर इनमें 2 कंडीशन फॉलो हुई तो यह दोनों ही अलग प्रजाति के जीव नहीं है बल्कि समान प्रजाति के जीव होंगे। आपको इस आधार पर पता
पता चल गया। पर मित्रों कुछ ऐसे भी जीव हैं, सूक्ष्म जीवों में बेसिकली लागू होगा, जिनमें ना तो लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, ना ही उन्हें आकार प्रकार या स्वरूप के आधार पर एक दूसरे से विभाजित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, मान लीजिए हम वायरस ले लेते हैं, मान लीजिए हम प्रोटोजोआ या फंगाई ले लेते हैं। इन्हें स्वरूप के आधार पर अलग करो। विभिन्न वायरस वर्ग को, प्रोटोजोआ वर्ग को, फंगाई वर्ग को आप स्वरूप के आधार पर पृथक करने का प्रयास करो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी कद, काठी, रंग, रूप इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक आप नहीं बता सकते। तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ऐसे जीवों के संदर्भ में लागू नहीं होगा। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि मित्रों ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंटरब्रीड नहीं करते, उनमें लैंगिक प्रजनन प्राप्त नहीं होता, पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। विधि अलग है, मेथोडोलॉजी अलग है, ध्यान से समझना। तो दूसरी संकल्पना भी फॉलो नहीं होती। जब दूसरी संकल्पना भी फॉलो नहीं होती तो अब तीसरी संकल्पना क्या कहती है? तीसरी संकल्पना कहती है कि अगर वह जीव आकारिकी के आधार पर और जैविक आधार पर एक प्रजाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते, तो उन्हें अब आनुवांशिक आधार पर पृथक किया जाएगा। आपको पता है कि जीन किसी भी जीव में आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। अब ध्यान से समझना, जीन के स्तर पर हमें जाना होगा, जेनेटिक संरचना को समझना होगा। अगर जेनेटिक संरचना दो जीवों की समान प्रकार की नजर आ रही है तो वह दो जीव समान प्रजाति के कहलाएंगे। ध्यान से समझना, आनुवांशिकीय रूप से अगर उनके आनुवांशिक कोड की रचना समान प्रकार की दिखाई दे रही है तो वह जीव समान प्रजाति के कहलाएंगे। परंतु अगर उनमें रिजेंबलिंग प्राप्त नहीं होती, समानता प्राप्त नहीं होती, तो वह समान प्रजाति के जीव नहीं कहलाएंगे। समझने की कोशिश करना मित्रों। उदाहरण देता हूं चावल का। छत्तीसगढ़ बेसिन को आप राइस कैपिटल ऑफ या राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन। तो आपसे कोई पूछे अगर कि राइस कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहलाता है छत्तीसगढ़ बेसिन, तो आपके पास जवाब होता है कि चूंकि यहां पर चावल की जेनेटिक डाइवर्सिटी भारत में सर्वाधिक प्राप्त होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के क्रम में आप देखोगे तो लगभग 22,000 प्रकार की डाइवर्सिटी प्राप्त होती है। चूंकि भारत की सर्वाधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी छत्तीसगढ़ बेसिन में है, इसीलिए उसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मित्रों अब ध्यान से देखना, अगर चावल को हम आपको चावल के दाने निकाल कर दे दें, आपके सामने रख दें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, इसको आप हो सकता है आकार प्रकार रंग के आधार पर एक दूसरे से अलग कर दो कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इससे ज्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा को आप एक दूसरे से स्वरूप के आधार पर पृथक नहीं कर सकते हो। इनमें इंटरब्रीड एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। तो आप क्या करोगे? इनकी आनुवांशिक रचना का ज्ञान प्राप्त करोगे, इनके आनुवांशिकता को जानने का प्रयास करोगे, जीन के स्तर पर जाओगे, डीएनए के स्तर पर जाओगे। और मित्रों चूंकि इनकी आनुवांशिक रचना भिन्न भिन्न है, उस भिन्नता के आधार पर ही आपको ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ बेसिन में चावल की जेनेटिक डाइवर्सिटी सर्वाधिक है। तो मित्रों अंतिम बात यहां पर समझाने जा रहा हूं कि जब दो आधार फॉलो नहीं होते तो तीसरे आधार को फॉलो किया जाता है, जिसमें जीवों को जीन के स्तर पर रिजेंबलिंग देखी जाती है। अगर समरूपता है तो वह समान प्रजाति के हैं, अगर विरूपता है, विषम रूपता है, तो वह अलग अलग प्रजाति के जीव कहलाएंगे। ध्यान रखना, यह संकल्पना दिया था लॉटसी महोदय ने। किसने दिया था? लॉटसी महोदय ने। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट
लीनियस, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट लॉट सी, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मायर महोदय ने। मित्रों, मैं समझ पा रहा हूं कि अब इन तीनों के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कठिनाई बची होगी। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी है प्रजातियां, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है प्रजातियां, सेम ऑर्गेनिज्म ग्रुप है मित्रों प्रजातियां। प्रजातियों के बारे में आपको पीछे ही हमने बात किया था। हर बात में जीव के संदर्भ में भी प्रजाति शब्द आया, जनसंख्या के संदर्भ में भी प्रजाति शब्द आया। जब आप लोग समुदाय पढ़ेंगे तब भी प्रजाति आएगा, जब आप लोग पारितंत्र पढ़ रहे होंगे तब भी प्रजाति शब्द आएगा। ठीक है ना? तो समान अभिलक्षण वाले जीवों का समूह प्रजाति क्या कहला गया? बहुत सरल परिभाषा, समान अभिलक्षण वाले जीवों का समूह प्रजाति है। यह जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान में अध्ययन का मौलिक इकाई है। अध्ययन की मौलिक इकाई है। इसके निर्धारण के आधार कितने हैं? 3 आधार हैं। स्वरूप आधारित संकल्पना, अनुवांशिक संकल्पना, जैविक संकल्पना। 3 संकल्पनाएं हैं। अब मित्रों ध्यान से देखो, अब प्रजातियों की पारितंत्र में भूमिका कैसी है? प्रजातियों के संदर्भ में समझने की कोशिश करना। मान लो एक पारितंत्र प्रदेश है, उस पारितंत्र प्रदेश में हजारों सैकड़ों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और उसमें से प्रत्येक प्रजाति की भूमिका उस पारितंत्र प्रदेश में, प्रत्येक प्रजाति की क्रियात्मकता उस पारितंत्र प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। अब उस क्रियात्मकता या भूमिका के आधार पर प्रजातियों को मित्रों कई वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रजातियों को कई वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे नाम लिखूंगा पर पहले मुझसे सुन लो, समझ लो। प्रजातियों को कैसे कैसे कई नामों से पुकारते हैं, सुनने की कोशिश करो। डोमिनेंट स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज, इंडिजिनस स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। प्रजातियों की पारितंत्र में भूमिका के आधार पर इनका नामकरण पृथक पृथक प्रकार से किया जाता है। बस 1 मिनट का समय देंगे मित्रों, आप जलपान कर लो। तो सभी के सभी हेडिंग देंगे प्रजातियों का नामकरण, लिखेंगे पारितंत्र में प्रजातियों का नामकरण। भाषा के रूप में लिख देंगे कि किसी पारितंत्र प्रदेश में प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रजातियां अपनी क्रियाशीलता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से भूमिका निभाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से भूमिका निभाती हैं। उनकी भूमिकाओं के आधार पर इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है,
भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता। जैसे नंबर 1 डोमिनेंट स्पीसीज, नंबर 2 कीस्टोन स्पीसीज, नंबर 3 इंडेमिक स्पीसीज, नंबर 4 इंडिजिनस स्पीसीज, नंबर 5 एक्सोटिक स्पीसीज, इसी को फॉरेन स्पीसीज भी कहते हैं। नंबर 6 इन्वेजन स्पीसीज, वेजन VASION, इन्वेजन स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, और भी है फ्लैगशिप स्पीसीज, फाउंडेशन स्पीसीज, कई वर्ग बनते हैं। फ्लैगशिप एंड फाउंडेशन स्पीसीज आदि कई नामों से पुकारते हैं। एक और लिख देते हैं, ठीक लगेगा। इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, सबके बारे में समझना है। ये सारे शब्द पूरे के पूरे पारिस्थितिकी विज्ञान से लेकर जैव विविधता का तक उपयोग में आएंगे। ध्यान रखना, एक बार समझा रहा हूं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। बस शब्द को बोलता हुआ आगे निकल जाऊंगा, आपको ठीक प्रकार से यहां समझना होगा। सबसे पहले आप समझो इन दोनों के बारे में, डोमिनेंट स्पीसीज एंड कीस्टोन स्पीसीज। उदाहरण से समझो, समझाने की कोशिश करता हूं। पहले सामान्य तरीके से समझो, फिर पारिस्थितिकीय विज्ञान की भाषा में समझाता हूं। मान लो मित्रों, जीएस वर्ल्ड परिवार है। जीएस वर्ल्ड परिवार को एक आप पारितंत्र प्रदेश मान लो। इस पारितंत्र प्रदेश में मान लेते हैं कि 3 प्रकार की प्रजातियां निवास कर रही हैं। पहली प्रजाति विद्यार्थियों की है, दूसरी प्रजाति शिक्षकों की है, तीसरी प्रजाति प्रबंधन की है। 3 प्रजातियों की बात कर रहे हैं। जीएस वर्ल्ड परिवार एक पारितंत्र प्रदेश है जिसमें 3 प्रकार की जैविक प्रजातियां प्राप्त हो रही हैं, विद्यार्थी, प्रबंधक एवं शिक्षक। अब ध्यान से देखना, अगर जीएस वर्ल्ड पारिस्थितिकीय प्रदेश में 3 प्रजातियां हैं तो आपसे मैं पूछूंगा तीनों में से डोमिनेंट कौन है, तीनों में से डोमिनेंसी किसकी है? तो आपका जवाब होना चाहिए विद्यार्थियों की। कैसे समझना, किसी पारितंत्र प्रदेश में पाए जाने वाले प्रजातियों में से जिसकी संख्या सर्वाधिक होती है या जिसका जैव द्रव्यमान सर्वाधिक होता है उसे डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाता है। याद करो, किसी पारितंत्र प्रदेश में वह प्रजाति जिसकी संख्या या जिसका जैव द्रव्यमान सर्वाधिक प्राप्त होता है उसे डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाता है। इसकी पहचान के लिए एक दूसरा भी आधारभूत तत्व है कि वह प्रजाति जो उस पारितंत्र प्रदेश के
संसाधनों का उपभोग सर्वाधिक करती है, उसे डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाता है। जैसे एक फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम में हम जंतुओं के पारितंत्र को या प्रजातियों को देखना चाहते हैं, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, सर्वाहारी वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर हमें देखना होगा कि इस वन पारितंत्र के संसाधनों का सर्वाधिक उपभोग कौन सा वर्ग करता है। तो मित्रों, आपका जवाब होगा सर्वाधिक उपभोग शाकाहारी करता है। सर्वाधिक संख्या भी शाकाहारी का है। सर्वाधिक जैव द्रव्यमान भी शाकाहारी वर्ग का प्राप्त होता है। इसलिए विशुद्ध रूप से जवाब होगा कि डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में यहां पर शाकाहारी वर्ग की भूमिका आती है। जैसे संस्थान में, जिस वर्ल्ड में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है, विद्यार्थियों के द्वारा संस्थान का संसाधनों का उपभोग किया जाना सर्वाधिक है, इसलिए डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में भूमिका विद्यार्थियों की होगी। तो मित्रों, नाउ व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज? कीस्टोन स्पीसीज क्या है? तो मित्रों, ध्यान से समझना कि ये जो जीएस वर्ल्ड परिवार है, जीएस वर्ल्ड परिवार का पारितंत्र है, जिसमें से प्रबंधक हैं, जिसमें से शिक्षक हैं, जिसमें से विद्यार्थी हैं। इन तीनों को संतुलित बनाए रखने में, इन तीनों को आपस में संयोजित किए रखने में, इन तीनों की क्रियात्मकता संतुलित बने रहे, इसे बनाए रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यहां के प्रबंधक दिव्यसेन सिंह और नीरज सिंह सर की है। अर्थात इनकी संख्या दोनों की कम है। दिव्यसेन सिंह एवं नीरज सिंह सर की संख्या कम है। यह पूरे संस्थान में जो उपलब्ध संसाधन का मतलब है वायु, संसाधन का मतलब है तापमान, संसाधन का मतलब है विभिन्न अजैविक घटक, उन सब का उपभोग रिलेटिवली कम करते हैं। परंतु शिक्षक, विद्यार्थी एवं प्रबंधक के मध्य एक निश्चित संबंध हमेशा ही कायम रहे, इसे बनाए रखने में इन दोनों की अहम भूमिका है। तो इस संदर्भ में नीरज सिंह और दिव्यसेन सिंह सर की भूमिका महत्ता के आधार पर सर्वाधिक हुई। तो इन्हें हम कीस्टोन स्पीसीज के अंतर्गत रख सकते हैं। जिस तरह से जीएस वर्ल्ड परिवार में यह दो व्यक्ति कीस्टोन की भूमिका निभाते हैं, उसी तरह पारितंत्र में विभिन्न वर्ग ऐसे होते हैं जो पारितंत्र के स्थायित्व को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो वह प्रजातीय समुदाय जो पारितंत्र के स्थायित्व को बनाए रखने में या पारितंत्र की क्रियात्मकता को बनाए रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका या अहम भूमिका निभाए रखता है, उसे कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। यह शाकाहारी से लेकर, यह प्राथमिक उत्पादक से लेकर उच्च उपभोक्ता वर्ग में से कोई भी हो सकता है। मित्रों, पारितंत्र के संदर्भ में उदाहरण से समझना। मान लो कोई एक घास का मैदान क्षेत्र है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास होगी, कुछ झाड़ियां होंगी पादप वर्ग के रूप में। शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, सर्वाहारी होंगे। और मित्रों, ध्यान से समझना, अगर इस घास भूमि पारितंत्र से बाघ को मार दिया जाए, बाघ को हटा दिया जाए, तो समझने की कोशिश करना, बाघ हटा दिया गया तो फूड चेन, आहार श्रृंखला में क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से देखना, बाघ समाप्त हुआ तो शाकाहारी एवं निम्न मांसाहारी जंतुओं को खाने वाले वर्ग की समाप्ति हो जाएगी। बाघ समाप्त हुआ तो निम्न मांसाहारी वर्ग की वृद्धि होगी, शाकाहारी वर्ग की वृद्धि होगी।
बाघ समाप्त हुआ तो शाकाहारी वर्ग कुछ समय तक तो वृद्धि करता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब इसकी वृद्धि अधिक होगी, आपने पर्यावरणीय प्रतिरोध कम कर दिया। ध्यान रखना, इस घास भूमि पारितंत्र की कैरिंग कैपेसिटी जो थी वह संतुलित थी फूड चेन और फूड वेब के रूप में, परंतु आपने मानवीय क्रियाओं के माध्यम से बाघ को समाप्त कर दिया। अब जो फूड चेन संतुलित थी उसमें विभंग उत्पन्न हुआ, और उस विभंग का परिणाम देखो क्या होगा, पारितंत्र नष्ट होने जा रहा है। कैसे? बाघ मरा, शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ी, क्योंकि आपको पता है कि जो निम्न पायदान पर बैठा है, निम्न पायदान पर बैठे हुए जीवों का जनन विभव उच्च होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का परिणाम होगा कि यह शाकाहारी वर्ग उत्पादकों को खा जाएगा, सारी घास खा जाएगा, वनस्पतियों को खा जाएगा। यह क्षेत्र बैरन लैंड हो जाएगा। घास की कमी से शाकाहारी वर्ग मरेगा। शाकाहारी वर्ग पर निर्भर जो निम्न मांसाहारी था वो भी मरेगा। इन दोनों पर निर्भर जो सर्वाहारी था वह भी मरेगा। सब मर जाएगा। पारितंत्र पूर्णता छिन्न भिन्न हो जाएगा। यह पारितंत्र जो कभी संतुलित था वह असंतुलित हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों, वह कोई भी प्रजाति पारितंत्र की जो उस पारितंत्र की क्रियात्मकता को सदैव या सतत रूप से बनाए रखने में, पारितंत्र के संतुलन को सतत रूप से बनाए रखने में मदद करती है, वह प्रजाति की स्टोन हुई। तो यहां पर इस संदर्भ में बाघ की स्टोन स्पीसीज का कार्य करेगा। दूसरा उदाहरण देखना मित्रों, मान लो एक वाटिका है, एक उपवन है। वाटिका में भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प, कुसुम अपनी मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो पुष्प हैं, पुष्पों के वृद्धि के लिए आवश्यक है परागण की क्रिया, जिसको आप पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन मित्रों स्वपरागण के साथ साथ पर परागण के रूप में होता है, और पर परागण की क्रिया जंतु प्रकीर्णन के रूप में भी प्राप्ति होती है। पवन या वायु प्रकीर्णन के रूप में भी प्राप्ति होती है। कैसे? जैसे समझना, स्त्री केसर के पास, अब इतना टेक्निकल नहीं बताते, अदरवाइज स्त्री केसर पुंकेश्वर में पहुंचेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी। जायांग एवं पुमांग की बात करेंगे तो बायोलॉजी की तरफ मेरा झुकाव नजर आने लगेगा। नहीं मित्रों, मैं यहां पर अपने आप को रोकता हूं, समझना मेरी बात। एक पुष्प है, एक पुष्प का पराग कण दूसरे पुष्प पर पहुंचता है, प्रजनन की क्रिया होती है, फर्टिलाइज होते हैं, बीज बनता है। बीज पौधा बनता है, पौधा फिर से पुष्पन की क्रिया करता है, पुष्पन एवं पल्लवन में फिर से परागण की क्रिया हुई, नए पौधों का फिर से उत्पन्न होने की प्रक्रिया घटित हुई। अर्थात पुष्प रूपी पौधे की प्राकृतिक वृद्धि या कृत्रिम वृद्धि के लिए आवश्यक है कि मित्रों परागण की क्रिया होती रहे। परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका जंतु प्रकीर्णन के रूप में कर रहे हैं मधुप, भौरे, मधुमक्खी, तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां। वह एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प में जाती हैं। उनके पैर एवं पंखों में परागकण, पॉलिन ग्रेन जिसे कहते हैं, चिपक कर दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जिससे पुष्पों में जो प्रजनन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, वह सुचारू रूप से हो पाता है। इसे जंतु प्रकीर्णन कहते हैं। जंतु प्रकीर्णन अभी आगे भी आएगा मित्रों, सहपरागण के रूप में। आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा। तो जंतु प्रकीर्णन के माध्यम से पुष्पों के विकास में, पुष्पों की संततियों के विकास में, पुष्पों के प्रजनन क्रिया में मदद मिलती है। लेकिन हमने अगर यहां पर
तितलियों को मार दिया। हमने कैसे मार दिया? हमने स्प्रेइंग कर दी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का। हमने भौरों को मार दिया, हमने मधुमक्खियों को मार दिया। तो जैसे तितली, भौरे, मधुमक्खियां मरेंगी तो जंतु परागण की क्रिया समाप्त होगी। जंतु परागण की क्रिया की समाप्ति से वह जो पौधा या पादप प्रचुर रूप से विकसित हो रहा था उसका विकास निम्न हो जाएगा। निम्न विकास दर के साथ धीरे धीरे इस क्षेत्र का पारितंत्र भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो मित्रों, अब यहां पर इस संदर्भ में यह तितलियां, यह मधुप रूपी भंवरा, यह शहद निर्मित करने वाली मित्रों मधुमक्खी की स्टोन स्पीसीज का कार्य करती। ध्यान से रखना, वहां पर मैंने बाघ को की स्टोन स्पीसीज बताया, तो यहां पर मैंने सूक्ष्म क्रिएचर्स, सूक्ष्म कीट पतंगों को की स्टोन के रूप में बताया। तो मित्रों, और भी ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपको उदाहरण दूं, मान लो सागौन के वन की बात करें। सागौन का वन है, तो सागौन के वन में जब पौधों में दाने आते हैं तो यहां पर एक ब्लू लेग बर्ड होती है, चिड़िया होती है। वह चिड़िया इन दानों को खाती है। दानों को खाकर वन क्षेत्र में यहां वहां पर उन दानों को उत्सर्जित करती है बीट के रूप में। जब दाने सारे वन प्रदेश में बिखर गए, बारिश हुई, बारिश से उन दानों में अंकुरण हुआ, बीजों में अंकुरण हुआ, बीज अंकुरित होकर नए पौधे बने, पौधे विकसित होकर वृक्ष का रूप धारण करते हैं। तो अगर सागौन के दानों को खाने वाली यह ब्लू लेग बर्ड को मार दिया जाए, चिड़िया को मार दिया जाए, तो धीरे धीरे यह सागौन के वन का पारितंत्र विनष्ट हो जाएगा। तो यहां पर यह चिड़िया जो सागौन के दानों को खाकर जंतु प्रकीर्णन कर रही है, यह चिड़िया की स्टोन स्पीसीज का कार्य करती। अर्थात एक लाइन में मित्रों समझो कि वह कोई भी प्रजाति जो पारितंत्र को संतुलित बनाए एवं सतत बनाए रखने में मदद करती है, उसे ही की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है। आवश्यक नहीं कि इसकी संख्या अधिक हो, आवश्यक नहीं कि इसका जैव द्रव्यमान अधिक हो। ओके मित्रों, दो बातें आपने समझी, इंडेमिक एंड इंडिजिनस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझना है। इन दोनों का संबंध मित्रों ध्यान रखना है, स्थानिक प्रजातियों से है। इन दोनों का संबंध स्थानिक प्रजातियों से है। पर जिसे इंडेमिक कहते हैं वो तो स्थानिक है, और जिसे इंडिजिनस कहते हैं वह देशज वनस्पति है या देशज प्रजाति है। देशज प्रजाति है। दोनों के बारे में समझने की कोशिश करना, स्थानिक एवं देशज दोनों में अंतर समझना। ये दोनों की दोनों प्रजातियां मित्रों प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से, प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं तथा विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक क्रियाएं करती हैं। ध्यान रखना, इसमें मानवीय क्रियाओं का योगदान नहीं होता है। इन दोनों के विकास में, इंडेमिक एंड इंडिजिनस प्रजातियों के विकास में मानवीय क्रियाओं का योगदान नहीं होता, मानवीय सहयोग अनुपस्थित होता है, प्राकृतिक क्रियाओं की अहम भूमिका होती है। अब आगे समझना दोनों में अंतर। जो इंडिजिनस वनस्पति है, देशज है, अर्थात किसी पर्टिकुलर जलवायु क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वनस्पति है। सपोज कोई एक ऐसी वनस्पति है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी आता है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भी है, प्रायद्वीप पर्वतीय क्षेत्र भी है, हिमालयी क्षेत्र भी है, गंगा का मैदान क्षेत्र भी है। परंतु यह उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की जलवायु में पैदा होने वाली प्रजाति ही होगी जिसकी प्राप्ति भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं होगी। पर उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में यह प्राप्त हो सकती है। इस प्रजाति के बारे में, इंडिजिनस प्रजाति के बारे में। बट इंडेमिक प्रजाति कैसी है? इंडेमिक है तो इंडिजिनस के समान, पर इंडेमिक की विशेषता है कि वह उपमहाद्वीप में भी सभी जगह पर नहीं पाई जाएगी।
उपमहाद्वीप में भी, उसी जलवायु क्षेत्र में भी किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष पर ही विकसित हुई होगी, उस स्थान विशेष की विशेषताओं को लिए हुए होगी, उसे ही इंडेमिक कहा जाता है, उसे ही स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वनस्पति है जो पूर्वोत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो वह केवल पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त होती हो, ना कि पश्चिमी हिमालय प्रदेश में प्राप्त होती हो। तो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली वह वनस्पति वहां उस संदर्भ में इंडेमिक होगी, ना कि इंडिजिनस होगी। परंतु ध्यान से, अगर कोई वनस्पति पूर्वी हिमालय में प्राप्त होती है, पश्चिम हिमालय में प्राप्त होती है, साथ ही नीलगिरी में प्राप्त होती है, तो इस संदर्भ में मित्रों वह वनस्पति इंडिजिनस तो है बट इंडेमिक नहीं है। जैसे चीड़ का वृक्ष पूर्वोत्तर भारत में भी है, पश्चिम हिमालय में भी है, तो मित्रों नीलगिरी के ऊंचे 16 फॉरेस्ट में भी चीड़ पाया जाएगा। तो चीड़ इंडिजिनस तो हुआ पर इंडेमिक नहीं हुआ। तो दूसरी बात, देवदार की अगर बात करें तो देवदार पश्चिम हिमालय में तो पाया जाएगा पर पूर्वी हिमालय में नहीं पाया जाता। तो पश्चिम हिमालय में पाया जाने वाला देवदार इंडेमिक हुआ, ना कि इंडिजिनस हुआ। जहां प्राकृतिक क्रियाओं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं की बात हम करते हैं। समझ में आई मेरी बात मित्रों कि जो इंडेमिक होगी वह स्थान विशेष पर प्राप्त होगी, स्थानिक विशेषताओं को लिए हुए होगी, जबकि जो इंडिजिनस होगी वह समान जलवायु में पनपने वाला जैव समूह होगा, समान जलवायु क्षेत्र में प्राप्त होने वाले भौगोलिक क्षेत्र में उसका विस्तार या विकास एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा संभव है। तो मित्रों एक्सोटिक स्पीसीज क्या है? बाह प्रजाति है। ये बाह एक तरफ हो गई इंडेमिक जो स्थानिक हो गई, एक तरफ हो गई इंडिजिनस जो देशज हो गई, तो इसके विपरीत हो गई बाह अर्थात वह जैव प्रजाति जिसका संबंध उस क्षेत्र की भौगोलिक दशा, उस क्षेत्र की जलवायु से ना हो, बल्कि उसका संबंध बाह क्षेत्रों की जलवायविक दशाएं एवं भौगोलिक दशाओं से हो। यह विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से दूसरे क्षेत्र विशेष में प्रवेश कर गई हो, तो दूसरे क्षेत्र विशेष में प्रवेश की गई इस प्रकार की जैव जातियों को एक्सोटिक स्पीसीज कहा जाता है, फॉरेन स्पीसीज कहा जाता है। जैसे भारत में प्राप्त होने वाली गाजर घास, भारत में प्राप्त होने वाला सोबबूल, भारत में प्राप्त होने वाला अकेसिया, भारत में प्राप्त होने वाला यूकेलिप्टस भारत के संदर्भ में एक्सोटिक स्पीसीज है। यह इंडिजिनस या इंडेमिक स्पीसीज वर्ग में नहीं आएंगे, एक्सोटिक स्पीसीज के अंतर्गत आएंगे। इन्वेजन स्पीसीज क्या कहते हैं? इन्वेजन स्पीसीज मित्रों एक्सोटिक भी हो सकती है, इंडिजिनस भी हो सकती है। इन्वेजन कैसे कि मान लो कोई एक भौगोलिक प्रदेश है, मान लो ये कोई भौगोलिक प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार ही है। अगर इस प्रायद्वीपीय पठार में कोई वनस्पति या कोई जंतु भारत के उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र से आकर पहली बार प्रवेश कर रहा है, मैदान से आया हुआ प्रजातीय समूह अगर इस पठारी क्षेत्र में पहली बार प्रवेश कर रहा है, तो पहली बार प्रवेश करने वाली इस प्रजाति को इन्वेजन स्पीसीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मित्रों? इन्वेजन स्पीसीज कहा जाएगा। ठीक है ना, इसको आक्रमण के संदर्भ में लिया जाता है, इसको आक्रमण या प्रवासी प्रजाति के रूप में लिया जाता है। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है? ध्यान से देखो, अम्ब्रेला स्पीसीज वह पादप या जंतु वर्ग या सूक्ष्म वर्ग है जिसके संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बड़े सरल अर्थ में समझो, अम्ब्रेला अगर मैंने लगा लिया, छाता मैंने अपने सिर पर लगा लिया, तो यह मेरे पूरे शरीर की रक्षा कर रहा, ना केवल सिर की रक्षा करता है बल्कि पूरे शरीर की रक्षा करता है। तो एक ऐसी कोई प्रजाति जो कि संपूर्ण पारितंत्र की रक्षा करती है,
संपूर्ण पारितंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसे अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं। अम्ब्रेला स्पीसीज अध्ययन का मुख्य जो संकल्पना या उद्देश्य होता है वह संरक्षणवादी प्रवृत्ति होती है। क्यों संरक्षणवादी प्रवृत्ति होती है? यदि कोई प्रजाति उस क्षेत्र के पारितंत्र के स्थायित्व को बनाए रखने में मदद करती है, संतुलन में मदद करती है, तो उसकी रक्षा करना आवश्यक है। अगर अम्ब्रेला हटा तो मेरी पूरी बॉडी भीग जाएगी, अर्थात अगर ये प्रजाति हटी तो उस क्षेत्र विशेष का संपूर्ण पारितंत्र विनष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी प्रजाति को क्या कहा जाएगा? अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट मित्रों, किसकी आती है? इंडिकेटर स्पीसीज की, सूचकांक या सूचक प्रजाति की आती है। तो मित्रों बहुत ही सरल बात है कि वैसी कोई भी प्रजाति, इसके बारे में इंडिकेटर, वैसी कोई भी प्रजाति जो पर्यावरणीय परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करती हो, वैसी कोई भी प्रजाति जिसका विकास या विनाश, जिसका वृद्धि या अवरुद्ध पर्यावरणीय परिवर्तनों को प्रदर्शित करता हो, पर्यावरणीय परिवर्तनों को इंगित करता हो, पर्यावरणीय परिवर्तनों को प्रदर्शित इंगित या सूचक की भांति कार्य करता हो, मित्रों उसे इंडिकेटर स्पीसीज कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे दूं मित्रों कि अगर आप जलीय पारितंत्र के संदर्भ में लाइकेन को देखें, आपको पता है लाइकेन शैवाल एवं कवक इन दोनों के से मिलकर बना होता है। तो अगर आप लाइकेन को देखें तो जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो संबंधित पारितंत्र प्रदेश में लाइकेन का प्रस्फुटन तीव्रता से होता है, लाइकेन का मल्टीप्लिकेशन बहुगुणन तीव्रता से होता है। तो लाइकेन के बहुगुणन को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि वायुमंडल में परिवर्तन आया है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो मित्रों इस संदर्भ में यहां लाइकेन इंडिकेटर स्पीसीज का कार्य करेगा, अर्थात वैसी कोई भी प्रजाति जो पर्यावरण में आए हुए परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करती हो, इंगित करती हो, सूचक का कार्य करती हो, उसे ही क्या कहते हैं? इंडिकेटर स्पीसीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा मित्रों कि स्पीसीज की अवधारणा उसकी भूमिका के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की है। इसमें से मैंने 8 प्रकार बताए हैं, इसके अलावा भी और कई प्रकार प्रजातियों के आते हैं जो कि पारितंत्र के अध्ययन के क्रम में कई बार जहां जहां पर जैसे आते रहेंगे उन्हें मैं आपको समझाता रहूंगा। ओके मित्रों, तो अभी आपने क्लास में क्या पढ़ा? ध्यान से मेरी बात समझने और सुनने की कोशिश करना। शुरुआत आपने की है आज की क्लास में जनसंख्या की प्रवृत्तियों, वृद्धि की प्रवृत्तियों के संदर्भ में। प्रवृत्तियों को आपने पढ़ा लॉजिस्टिक ग्रोथ के रूप में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रूप में, जिसमें से लॉजिस्टिक ग्रोथ के रूप में आपने देखा एस कर्व, तो दूसरी तरफ से आपने देखा एक्सपोनेंशियल के ग्रोथ के रूप में जे कर्व। जब आप ये ग्रोथ देख रहे हैं उसी क्रम में आपने पूर्व में ही समझा 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत या नियम: जनन विभव का नियम, प्राकृतिक प्रतिरोध या पर्यावरणीय प्रतिरोध का नियम, कैरिंग कैपेसिटी का नियम। जब आपने ये पढ़ा तो इसके साथ मित्रों आपने जनसंख्या के संदर्भ में घनत्व के बारे में देखा। घनत्व 2 प्रकार का था, क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। और मित्रों इसके साथ चूंकि आपने देखा है कि जब आप जीव से जनसंख्या में आते हैं तो आपने पढ़ा है कि समान प्रजाति के जीवों की कुल संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। तो हमारा धर्म बनता था कि हम प्रजाति की संकल्पना को भी आपको समझा दें।
प्रजाति की संकल्पना के क्रम में ही आपने प्रजाति की परिभाषा को देखा, प्रजाति निर्धारण के भिन्न भिन्न सिद्धांतों को देखा। 3 प्रकार के सिद्धांतों को आपने देखा, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स को देखा आपने। और इन संकल्पनाओं को समझने के उपरांत आपने पारितंत्र में प्रजातियों की भूमिका के आधार पर इनके पृथक पृथक नामकरण देखे और उन नामकरण को ही मैंने यहाँ पर समझाया था। इसी के साथ मित्रों आज इकोलॉजिकल पॉपुलेशन पारिस्थितिकी समष्टि समाप्त होता है। यहीं पर मित्रों क्लास की समाप्ति करते हैं। कल संडे है, हॉलीडे होगा। परसों मंडे से थोड़ा सा क्लास में स्पीड भी अधिक आएगी, टॉपिक भी अधिक कवर किए जाएंगे। शुरुआती 2 दिन की क्लास थी, बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक बातें थी। यहाँ अभी करंट से रिलेट करके कोई बात नहीं आ रही थी तो नहीं रिलेट की गई। कम्युनिटी के उपरांत जब हम लोग इकोसिस्टम पर आएंगे तो वहां से चीजें करंट से रिलेट होने शुरू हो जाएंगी। ओके, तो मित्रों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल कम्युनिटी, कम्युनिटी की विशेषताएं, कम्युनिटी में इंटरैक्शन के साथ हम लोग प्रवेश कर जाएंगे इकोसिस्टम में, पारितंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति पर फिर से मैं कहता हूं कि जो भी आपके कमेंट्स आए होंगे, कमेंट्स मैं संस्थान में सहयोगियों से पूछ लूंगा, उसके अनुरूप सोमवार की कक्षा में जरूरत के आधार पर चीजों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ओके मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति यहीं पर होती है।